नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आज हम बात करने वाले हैं शांति, सुरक्षा और विकास की। नए बदलते बस्तर की तस्वीर की। देखिए, नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है 31 मार्च 2026। यही वो डेडलाइन है और ये डेडलाइन तय की गई है खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। नक्सलवाद जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पिछले 4 दशकों में नक्सलियों ने हजारों लोगों की हत्या की। नक्सलियों से लड़ते हुए हजारों जवान शहीद हुए। हर साल सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे के लिए ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। पिछले 20 सालों से बस्तर नक्सलवाद का केंद्र बना हुआ है। बस्तर के बीते सालों में कुछ सबसे बड़े नक्सली हमले भी देखे गए। ऐसा माना जाता है कि नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई बस्तर में ही लड़ी जाएगी और इस लड़ाई के लिए सरकार, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स कितनी तैयार है, आज इसकी चर्चा हम करेंगे। सिर्फ 15 महीने बचे हैं नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के लिए, लेकिन पिछले 10 महीने में क्या कुछ हुआ, इस पर भी नजर डालना जरूरी है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद अब अपने आखिरी चरण में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर के बाद नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हमारे जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। बस्तर में नक्सलवाद का सूरज अब ढलने की कगार पर है। डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी चीज ठोकने का निश्चय कर लिया है। पिछले 10 महीनों में कई बड़े इनामी नक्सली मारे गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सलवाद का ग्राफ लगातार नीचे की ओर जा रहा है और डबल इंजन की सरकार मार्च 2026 के डेडलाइन पर काम कर रही है, जो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय की थी। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ से जाने के बाद अब तक कुल 72 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिनमें करीब 60 नक्सली बस्तर में ही मारे गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई भी इसी सरकार में हुई है, जिसमें कुल 38 नक्सली मारे गए थे। पिछले 4 दशकों में नक्सलियों ने हजारों लोगों की हत्या की। नक्सलियों से लड़ते हुए कई जवान शहीद हुए। पिछले 20 सालों से बस्तर नक्सलवाद का केंद्र बना हुआ है, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बस्तर में शांति का माहौल कायम किया है। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार ने बस्तर के विकास के लिए कई तोहफे दिए हैं। बस्तर के चौमुखी विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डबल इंजन की सरकार बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचाने में जुटी हुई है। बस्तर के हालात अब बदल रहे हैं। साल 2024 जवानों के लिए शानदार सफलताओं का साल रहा, तो वहीं नक्सलियों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान का। साल 2024 में जवानों की 96 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में कुल 189 नक्सलियों के शव जवानों ने जब्त किए। ये नक्सलियों को बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। कुल 745 नक्सलियों ने समर्पण किया। 762 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। जवानों ने नक्सलियों के पास से 207 हथियार भी जब्त किए। इनमें AK-47, इंसास जैसी कई ऑटोमेटिक राइफल भी शामिल हैं। जवानों के ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते नक्सली बौखलाए हुए हैं और उनका मनोबल टूट चुका है और इसका सीधा असर बस्तर में दिख रहा है। पहली बार बस्तर में लोकसभा चुनाव इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए पहल की जा रही है। नक्सलियों के
पुनर्वास को लेकर सरकार नई नीति भी लाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अपना घर मिला है। नियत नेला नार योजना के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में पहली बार हिडमा के गांव में कैंप खोला गया है। इसके अलावा बस्तर में नक्सलियों के सबसे मजबूत इलाकों में 30 से ज्यादा अधिक नए कैंप खोले गए। ये तस्वीरें बस्तर में बदलाव की तस्वीरें हैं। अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उनसे भी आग्रह किए थे और सबने हम लोगों की मांग उचित समझा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाएगा। जो पीड़ित हैं नक्सलवाद से, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में सक्षम होंगे। राज्य की विष्णुदेव सरकार नक्सलवाद पर चारों तरफ से प्रहार कर रही है। सरकार ने नक्सलियों के लिए सीधा एजेंडा तय किया है, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, नहीं तो हमारे जवान घर में घुसकर मारेंगे। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बस्तर लाल आतंक के साए से बाहर निकलेगा और विकसित बस्तर के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो देखिए, बस्तर जो कि देश में नक्सलवाद का केंद्र रहा है, नक्सलियों ने बस्तर में जवानों का सबसे अधिक खून बहाया है। लेकिन अब बस्तर के हालात बदल रहे हैं। साल 2024 में जवानों के लिए ये शानदार सफलता भरा साल रहा है जब से इसकी शुरुआत हुई है। नक्सलियों के लिए सबसे अधिक नुकसान होने लगा है। 2024 में जवानों की 96 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में कुल 189 नक्सलियों के शव जवानों ने जब्त किए। ये नक्सलियों को बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। कुल 745 नक्सलियों ने समर्पण किया, 762 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। जवानों ने नक्सलियों के पास से 207 हथियार भी जब्त किए और इनमें AK-47, इंसास जैसे कई राइफल भी शामिल है। जवानों ने देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा के गांव पूर्ववर्ती में घुसकर कैंप तक खोल दिया और उसके अलावा बस्तर में नक्सलियों के सबसे मजबूत इलाकों में 30 से अधिक नए कैंप खोल दिए गए हैं। ये बस्तर के बदलाव की खूबसूरत तस्वीर है। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, एक पैनल जुड़ने वाला जिनसे हम समझेंगे बदलते बस्तर की खूबसूरत तस्वीर कैसी है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस्तर आईजी पी सुंदरराज, वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि बस्तर की तस्वीर कैसे बदल रही है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पी सुंदरराज सर, सबसे पहला सवाल भी आपसे रहेगा। लगातार जिस तरीके से हमारे जवान, उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही, कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये आप लोगों के लिए सर? जी, प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी नक्सल संगठन है बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए काफ़ी एक बड़ी चुनौती रहा। इस चुनौती का सामना करते करते सुरक्षा बल द्वारा विगत वर्षों में बेहतर कार्रवाई किया। खासतौर पर वर्ष 2024 में उल्लेखनीय सफलता हमको प्राप्त हुआ। इस वर्ष में विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात टोटल 189 माओवादियों का डेड बॉडीज अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और 700 से अधिक माओवादी कैडर यदि आत्मसमर्पण किया, उन्हें गिरफ्तार भी किए गए थे। इस प्रकार नक्सल फ्रंट में काफ़ी उल्लेखनीय निर्णायक बढ़त हमें प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बढ़त को और कंसोलिडेट करके हम एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ेंगे ताकि बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित हो और विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है और क्षेत्र की जनता का मंशानुरूप हम इलाका में सभी प्रकार के सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, तो लगातार प्रयास किया जा रहा है और वो बदलाव भी देखा जा रहा है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में नक्सल एक्सपर्ट वर्णिका शर्मा भी मौजूद है। उनसे भी समझेंगे कि बस्तर की बदलती तस्वीर को वो किस तरीके से देखती हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होता है नक्सल को जड़ से खत्म करना, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, सब कुछ विस्तार न्यूज आज आपको विस्तार से बताएगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार का उससे पहले रुख कर लेते हैं। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस्तर से। मनीष जी, आप लगातार इतने सालों से पत्रकारिता
के क्षेत्र में बस्तर को कवर कर रहे हैं। पहले की तस्वीर क्या थी, अब क्या बदलाव देखते हैं, और जिस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है उस गति में काम भी हो रहा है, इसके मायने क्या है, बेहतर तरीके से समझाइएगा। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ पिछले जो 2-3 दशकों से लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि अभी का ये जो दौर है ये वाकई निर्णायक दौर है। और जिस तरीके से जितना पूरी तरीके से केंद्रित होकर के नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम चलाई गई है फोर्स के द्वारा, और साथ में पैरेलली जो है वो जो डेवलपमेंट के भी वर्क हो रहे हैं, मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। और आने वाले समय में बस्तर से नक्सल मुक्त की कल्पना की जा सकती है। रही बात जो अभी आईजी साहब बता ही रहे थे कि पिछले कुछ समय से जब से सरकार बदली है, हालांकि नक्सलियों के खिलाफ बहुत पहले से लड़ाई लड़ रही है फोर्स, लेकिन जनवरी से फोर्स ने जो अपना गियर बदला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का जो सपोर्ट मिला है और जो पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन को जो विश्वास हासिल हुआ है, उसकी परिणति अभी हाल ही में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी मुठभेड़ इस बार जवानों ने संपन्न की है, जिसमें 38 माओवादियों को ढेर किया गया है, और वो नक्सलियों के कोर इलाके से अबूझमाड़, जो कि नक्सलियों की राजधानी कही जाती है, और ये भी कहा जाता है कि उस इलाके में नक्सलियों की पूरी सेंट्रल कमेटी रहती है। बड़े बड़े जो नक्सली लीडर है वहां बैठ करके रणनीति बनाते हैं, और उसके आधार पर नक्सलियों की जो सेना है या नक्सलियों का जो पीएलजी है वो कहीं ना कहीं वारदातों को अंजाम देता है, सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आम जनों को मारने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से अभी नई सरकार के आने के बाद नियत नेल्ला नार जो एक कार्यक्रम सरकार ने लागू किया है, ये वाकई बहुत विलंब से लागू किया हुआ एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि पिछले 1 दशक पहले अगर इस प्रकार के कार्यक्रम लागू कर दिए जाते हैं और जिन इलाकों में कैंप स्थापित हो रहे हैं उन इलाकों में अगर डेवलपमेंट भी पैरेलली आता तो कहीं ना कहीं आज तस्वीर अलग होती। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री का जो कमिटमेंट है, गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि मार्च 2026 में हम बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, देश को नक्सल मुक्त करेंगे, मुझे लगता है उस दिशा में सरकार, पुलिस दोनों और काम भी हो रहा है, लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। वर्णिका शर्मा भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, नक्सल एक्सपर्ट है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। वर्णिका जी, अभी आप सुन रही थी जो डिस्कशन चल रहा है कि 2026 मार्च वो डेडलाइन है जब नक्सल मुक्त देश बनाना है और गृह मंत्री का ये सपना है। अब देखिए जिस तरीके से काम हो रहा है, क्या इतना काफी है या और कुछ बेहतर करना होगा तभी नक्सल मुक्त बस्तर हो पाएगा? देखिए, जिस नक्सलवाद की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, जिस माओवादी संघर्ष के विषय में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे अन्य लड़ाइयों से बहुत ही अलग एक वॉर है जिसे कहते हैं प्रोट्रैक्टेड वॉर, जो लगातार चलने वाली एक युद्ध की प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में, जैसा अभी मनीष जी भी कह रहे थे, बहुत ही तीव्र परिवर्तन आए हैं, एक नई गति मिली है और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को भी मिल रहा है। और आगे भी ये निरंतरता यदि बनी रहती है तो निश्चित ही हम इस पे एक प्रकार का नियंत्रण कर पाने में सक्षम साबित होंगे, क्योंकि नई सरकार के सामने एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई थी इनके पदार्पण के साथ ही, कि नॉट ओनली टू कंट्रोल नक्सलिज्म, सिर्फ नक्सलवाद को कंट्रोल करना नहीं था बल्कि वहाँ पे डेवलपमेंट को भी एस्टेब्लिश करना था। और इसके लिए एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। यही वजह थी कि गृह मंत्री भी यहाँ पे बार बार दौरा करके गए। एक नए प्रकार की मुहिम छेड़ी गई जिसमें न केवल स्ट्रैटेजिकली बल्कि टैक्टिकली भी, मतलब दोनों मोर्चों पे पैरेलल काम किया गया। यही वजह थी कि जिस इंटीग्रेटेड
अप्रोच को जिसके साथ ही इस नई सरकार ने काम किया, एक अच्छे परिणाम भी उभर के सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे स्थान भी थे जहां पे चेक पॉइंट्स नहीं थी, जहां पे कवर नहीं कर पाए थे, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक एलओसी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ था, उन चेक पॉइंट्स को भी कवर कर लिया गया। ऐसा नहीं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा गया था, वो केवल मनोवैज्ञानिक लाइन ऑफ कंट्रोल था जिसको चेक पॉइंट्स बना के फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस बना करके कवर कर लिया गया। अब हम कहते हैं क्या ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई पुलिस ने की है जो जीती है? नहीं, मैं कहूंगी इसमें मनोवैज्ञानिक तौर पे भी ये जो अभी नियत नीलानार योजना चल रही है या अन्य अन्य प्रकार के जो हम कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए कार्य होते हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कवर करते हैं। और इसी बात को मैंने कहा कि चूंकि सरकार दोनों मोर्चों पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, यही वजह है कि हमारी गति पहले से बहुत अधिक तेज हुई है और निश्चित ही अच्छे परिणाम लेके आएगी। बिल्कुल, और सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और सरकार के बेहतर प्रयास से ये संभव भी हो पा रहा है। आईजी सर, मेरा सवाल आपसे एक और ये भी रहेगा, नक्सलवाद खत्म होगा तो विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर हम ये समझे कि बस्तर का विकास का रोड मैप क्या है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या है बस्तर के विकास का रोड मैप? जी, बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देना हमारा एक प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता के तहत हमारा फर्स्ट जो कदम है इसमें कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। कनेक्टिविटी में रोड कनेक्टिविटी भी है, ब्रिजेस का भी हमको निर्माण करना है, साथ साथ जो मोबाइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, इस प्रकार सभी प्रकार के जो जुड़ने के साधन से अंदरूनी क्षेत्र के लोगों को बाहर की दुनिया से जोड़ना है और साथ साथ जो बाहर की लोग अंदर तक जाकर उधर वास्तविकता क्या है वो पता करने के लिए भी उनका एक अवसर मिल जाए। उसी हिसाब से हमने विगत समय में काफ़ी जो प्रमुख सड़कें जो नक्सल समस्या के कारण से बंद हो गए थे, उदाहरण स्वरूप अरनपुर से लेकर जगरूंडा, बासागुड़ा जगरूंडा, बेजी चिंता गुफा, चिंतलनार किस्टाराम, कोयलीबेड़ा से लेकर प्रतापपुर और अबुजमार्ग क्षेत्र के अंतर्गत भी पल्ली बारसू रोड से लेकर नारायणपुर से लेकर सोनपुर, मसपुर, गारपा तक अभी सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। और इंद्रावती नदी के ऊपर भी 4 जो प्रमुख ब्रिजेस का काम, उनमें से 2 कंप्लीट हो चुकी, बाकी 2 ब्रिजेस में भी काम जारी है। इस प्रकार कनेक्टिविटी में काफ़ी फोकस दी गए थे और साथ साथ जो मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से क्षेत्र की जनता अपना परिजन से संपर्क करने के लिए और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य सुविधा के लिए जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय तक कनेक्ट होने के लिए भी एक साधन मिल रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी भी हम ऐसा अनेक गांव में पहुंचाए गए थे ताकि उधर की जो जनता को मूलभूत सुविधा और अन्य जितना भी उनका जो बेसिक कम्युनिटी उससे वो लाभान्वित हो सकता है। इस प्रकार कनेक्टिविटी में काफ़ी कुछ फोकस दी गई थी। और जैसा रेशन जो पीडीएस सप्लाई से लेकर आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य जितना भी बेसिक कम्युनिटी से उसमें भी फोकस किया गया था। शासन का नियत नीलानार जो प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी फोकस दी गई थी। उसके कारण से जो नवीन सुरक्षा काम की हितग्रत में 5 किलोमीटर क्षेत्र के जो गांव में काफ़ी जो बेसिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रहा है। बिल्कुल, तो लोगों को सभी सुविधा मुहैया हो सके इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। मनीष जी, एक चीज़ और समझाइएगा बेहतर तरीके से, अगर हम बात करें सड़क की, पुल पुलिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो पहले की तस्वीर क्या थी, अब की तस्वीर कितनी बदली है, कितना बदला है बस्तर? देखिए, निश्चित रूप से बस्तर को जिस तरीके से बदलना चाहिए, आजादी के 7 दशक बाद अगर बस्तर की आधी आबादी ने ट्रेन नहीं देखी है तो मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अगर हम सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अगर नहीं जुटा पाए हैं तो निश्चित रूप से यह भी विचारणीय प्रश्न है। देखिए, बस्तर जो है, बस्तर के बारे में एक कहावत है कि अमीर धरती के गरीब लोग यहां पर निवासरत हैं। दरअसल बस्तर में पहुंचने के लिए, बस्तर में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की दिशा में अब तक की सरकारों ने प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन उन प्रयासों में नक्सलियों ने हमेशा ग्रहण लगाया है। दहशत का जो वातावरण उन्होंने उत्पन्न किया, उसकी वजह से विकास की रफ्तार बहुत धीमी रही। लेकिन जैसे जैसे नक्सलवाद का खात्मा होता जा रहा है, अंदरूनी इलाकों में शासन प्रशासन की पहुंच बढ़ती जा रही है, बस्तर विकास के पथ पर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। और मुझे लगता है बस्तर अगले 1-2 वर्षों में डेवलपमेंट जो है अंदरूनी इलाकों में और दिखाई देगा।
उन इलाकों के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, उनकी अधिकार मिलेंगे जिनको नक्सलियों ने ग्रहण लगा के रखा हुआ था। आज लोग शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आज शिक्षा का मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर किस कारण उन इलाकों में स्कूल नक्सलियों ने बनने नहीं दिए, उन इलाकों में स्कूल और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को और उनके हॉस्पिटल्स को जो है ना ध्वस्त किया। देखिए, बस्तर में विकास की असीम संभावनाएं हैं। मुझे लगता है ये अभी एक शुरुआत है और अभी हम मुश्किल से 15 से 20% विकास का लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। अभी हमको 80% लक्ष्य और हासिल करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ के लोगों की जो मंसूबे हैं, यहाँ के लोगों की जो इच्छाएं हैं, सरकार उनको महसूस कर रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखिए बस्तर में मेडिकल कॉलेज प्राप्त करने के लिए आजादी के 6 दशक लगे। आज जो बस्तर केरल प्रांत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक मेडिकल कॉलेज क्या उसके लिए पर्याप्त है? लेकिन अब धीरे से कांकेर मेडिकल कॉलेज खुला और अब आने वाले समय में दंतेवाड़ा का मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। जब ये शैक्षणिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जब यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो मुझे लगता है कि जो कुपोषित बस्तर स्वस्थ होकर के आगे बढ़ेगा और जब स्वस्थ होगा, यहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मुझे लगता है उसके विकास की रफ्तार भी तेज होगी। आने वाले समय में बस्तर को लेकर के अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बिल्कुल। और देखिए आपने जैसा कहा कि शुरुआत हो चुकी है, जब आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से प्रयास होते रहे तो बस्तर विकास की पथ पर जरूर आगे बढ़ेगा। वर्णिका शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि लगातार हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि बस्तर विकास की पथ पर कब आगे बढ़ेगा। लेकिन अब वो दिखाई देने लगा है, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ने लगी है, टावर लगने लगे जगहों पर। पहले बस्तर इससे अछूता था। जैसे उन क्षेत्रों में जब जाना होता है, अंदरूनी क्षेत्रों में भी, पहले मैं देखती थी कि वहाँ के बच्चों में एक अंदर से इच्छा नहीं थी या एक प्रकार का भय का वातावरण होता था। अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ माह पूर्व ही जब मैं गई तो एकदम अंदरूनी गांव में भी, जब बीजापुर के अंदर गंगालूर से भी आगे के बेल्ट में जब जाना हुआ तो मैं ये देखती हूँ, अब जिस मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रही हैं, ये मोबाइल अब अंदरूनी गाँव में भी कहीं ना कहीं पहुँच रहा है और वहाँ का युवा अब चाह रहा है कि मैं बाहर के लोगों जैसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो अब उसने भी समझ आ गई है, उसकी भी एक बात समझ में आ रही है कि हमको अपने विकास में किसी भी प्रकार का दीमक स्वीकार्य नहीं है। अब वो एक प्रकार का प्रश्न भी कर रहे हैं। तो अब ये उपयुक्त समय है, मुझे लगता है कि जब इनको विकास के लिए हमारी ओर से भी एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार, ये जब तीनों चीज़ें एक साथ मिलके वहाँ पे काम करेंगी तो ये ऐसे उपकरण हैं जो निश्चित ही उस क्षेत्र को, एक सबसे प्रमुख बात होती है कि भयमुक्त करने में सक्षम साबित होंगे। बिल्कुल। और मुझे आपसे ये भी समझना है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब अंदरूनी इलाके तक नेटवर्क पहुंच रहा है, पहले कई दिक्कतें होती थी, लेकिन अगर हम बात करें बस्तर में एक समस्या और है, रोजगार की समस्या, लेकिन अब धीरे धीरे वो अवसर भी देखे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे अगर नक्सलवाद जड़ से बस्तर से खत्म हो जाएगा तो? देखिए, एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं ना, जो मूल प्रवृत्ति कहते हैं, वहाँ पे अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्तियाँ वहाँ के बच्चों में, वहाँ के युवाओं में, टीनेजर्स में मौजूद हैं, जो यहाँ हम बच्चों को क्लासेस के माध्यम से सिखाते हैं। वहाँ पे नैसर्गिक रूप से प्रतिभाएं विद्यमान हैं, उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बहुत ज़्यादा तीव्र है। तो यदि उनको रोजगार के उपयुक्त अवसर, परंतु सब जगह एक प्रकार के रोजगार नहीं, उनकी कलाओं को देखते हुए, यदि थोड़ी सी तो धीमी प्रक्रिया है, परंतु उनकी कला को देखते हुए यदि उनको उपयुक्त समय पे उपयुक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए तो निसंदेह बस्तर से इस नक्सलवाद को हम जड़ से खत्म कर पाने में सक्षम होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और यही कोशिश है, लगातार प्रयास भी जारी है। नक्सल एक्सपर्ट से हमने समझा कि किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा होगा। वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जो लगातार बस्तर की कहानी यहाँ तक पहुँचाते रहे, हमें दिखाते रहे कि बस्तर की तस्वीर क्या है, कितनी बस्तर की तस्वीर बदल रही है, उन्होंने भी समझाया। साथ ही बस्तर IGP सुंदरराज
जिनकी टीम ने लगातार प्रयास किया। नक्सलवाद को खत्म करना है और नक्सलवाद तभी खत्म होगा जब हमारे जवानों का प्रयास लगातार जारी होगा। तो हमारे जवानों को भी सैल्यूट है जो लगातार बस्तर को खूबसूरत बस्तर बनाने में लगे हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बस्तर की तस्वीर बदल रही है। बस्तर नया बस्तर बन रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और नक्सलवाद का खात्मा भी धीरे धीरे हो रहा है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।